सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंडिया में कितनी बढ़ रही है? बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं 1 in 10, 2 in 10. I would say that 4 or 5 on 10. कौन सी चीज है जिसमें इंडियन मेन को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है? Low testosterone. Sex has become less important today in the technology that we have. तो टेस्टोस्टेरोन के लिए क्या चीज है जो बिल्कुल गलत है? सबसे ज्यादा एक जो मार्केटेड प्रोडक्ट है वो शीलाजीत है. एब्सोल्यूट रबिश प्रोडक्ट. ये अश्वगंधा वाइग्रा ले लेते हो तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी. अश्वगंधा एंड टोंगाटली कभी भी ईडी में काम नहीं कर सकता. इनफैक्ट अश्वगंधा इज वेरी टॉक्सिक फॉर योर लिवर. क्या टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाया जा सकता है? आपका टेस्टोस्टेरोन टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ 300 है. Now for a 60-year-old person that might be acceptable, but for a 25-year-old that is not acceptable. So if someone said कि मेरा टेस्टोस्टेरोन कम है, मैं उसको पहले ये 5 इंग्रेडिएंट्स दूंगा. विटामिन D3 एंड B12 एंड D3 के संग डोपामीन एंड टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली लिंक्ड है. बी कॉम्प्लेक्स से आपका गट सिस्टम बेटर होगा. पर जितना गट सिस्टम बेटर होगा उतना ब्रेन स्टेम अच्छा डोपामीन एंड लो स्ट्रेस लेवल्स करेगा. क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि स्पर्म क्वालिटी खराब करते हैं? There is also something called a whiskey dick. An actual medical term. People who drink a lot of whiskey for a long time, उनका penis size है वो छोटा हो जाता है. सौरभ, नो फैप करने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है या नहीं? Most women don't even orgasm with penetration. डराने के लिए नहीं बल्कि अवेयर करने के लिए बता रहा हूँ. रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया पूरी दुनिया का इंपोर्टेंस कैपिटल बन चुका है. 10 में से 1 इंडियन मैन इंपोर्टेंट है, नपुंसक. इरेक्शन नहीं हो रही है. अब बुजुर्गों की बात नहीं है. 100 में से 25 इरेक्टाइल डिसफंक्शन के जो पेशेंट्स हैं भारत में 30 साल से कम उम्र के हैं. स्पर्म मोटिलिटी 40% गिर चुकी है. आसपास पूछिए जरा, बच्चे नहीं हो रहे. 50% कपल्स ने बताया कि इनफर्टिलिटी की वजह लड़कियां नहीं बल्कि लड़के थे. अब हम तो लड़के हैं, डॉक्टर्स के पास तो कभी गए नहीं. इसीलिए आज का पॉडकास्ट लेकर आए हैं. प्रेजेंटिंग आनंद अग्रवाल. आनंद एक क्लिनिकल रिसर्च साइंटिस्ट हैं एंड एन हेल्थ कंसल्टेंट. यूके से अपनी मास्टर्स करके आए और पिछले 15 सालों से अपनी लैब में क्लिनिकली टेस्ट कर रहे हैं. और आज वो सेक्स के बारे में, स्पेशली मेल सेंट्रिक जो सेक्स प्रॉब्लम्स हैं उसको इन डेप्थ समझाने वाला है. लो टेस्टोस्टेरोन के बारे में मैं कहूँगा कि पूरे इंटरनेट पे टेस्टोस्टेरोन के ऊपर इतनी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन कहीं नहीं होगी. इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मास्टरबेशन. अगर आप आज सेफ हैं, मैं बता सकता हूँ फ्यूचर में प्रॉब्लम आ रही है. अगर सेक्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, दिस इज वन एपिसोड ऑल फॉर यू टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल. इसके बाद मैं ये कह सकता हूँ आप अपनी बॉडी को इतना अच्छा समझ जाओगे कि शायद किसी डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े. बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड लाने के लिए. चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि सुपर डॉक सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं. पिछले 10 सालों से 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन अपने एनजीओ द्वारा दे रहे हैं. जब भी यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो ना, सिर्फ ऐसे ही नॉलेजेबल कॉन्वर्सेशंस का पार्ट नहीं बन रहे बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. सब्सक्राइब कर लो. एंजॉय द शो. अगर मैं आपसे पूछूं कि सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंडिया में कितनी बढ़ रही है? आई थिंक मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग है कि यंग पेशेंट्स में कितना बढ़ रहा है. मतलब अगर आप देखोगे तो 25-year-olds, 24-year-olds, 30-year-olds में जो सेक्स प्रॉब्लम्स जितना बढ़ रहा है, मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स बोलते हैं 1 in 10, 2 in 10. आई वुड से दैट 4 or 5 on 10. मतलब टू बी ऑनेस्ट, हो सकता है मेरा इकोसिस्टम अलग हो. मैं जिन पेशेंट्स को देखता हूँ या जो मेरे पास आते हैं हम लोग के इकोसिस्टम में, वो हो सकता है प्रॉब्लम्स के साथ आते हो, तो इसलिए मेरे को ऐसा फील होता है. अभी तक का सबसे एक्सट्रीम सेक्स का कौन सा आपका रेटेड कोई प्रॉब्लम या केस आपने भी देखा है अभी तक? एक्सट्रीम के हिसाब से मैं बोलूँगा कि मतलब वन पेशेंट हु इज 24 years old बट उनके फैमिली मेम्बर्स उनको बहुत मारते पीटते थे बचपन से. नो मेडिकल प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम्स हार्मोन्स में, नथिंग, नो प्रॉब्लम्स बट अनएबल टू हैव सेक्स. व्हाई? आई बिकॉज अ लार्ज पार्ट ऑफ जो ईडी प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब कि जो सबसे मेजर रीजन होता है मतलब सेक्सुअल डिसफंक्शन का मेन में, ईडी प्रॉब्लम्स का, वो आपका साइकोसोमैटिक होता है, आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है. Okay. तो ही हैड बीन सो अब्यूज्ड हिज एंटायर लाइफ दैट प्रॉपर इरेक्शन प्रॉब्लम्स जस्ट बिकॉज ही वाज अब्यूज्ड. मतलब नो पर्टिकुलर रीजन, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं है, कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, कोई बॉडी में इश्यू नहीं है, सारे हार्मोन सब बैलेंस में, गुड मसल मास, स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब अच्छा स्पोर्ट्स खेलता है, क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, तो है सब हेल्दी बट सेक्स में प्रॉब्लम है. बट सेक्स में प्रॉब्लम है जस्ट बिकॉज ऑफ मेंटल अब्यूज. तो मेंटली आप परेशान हैं, इसकी वजह से आप सेक्स नहीं कर पा रहे? बिल्कुल. आप इरेक्शन नहीं हो रहा है, इज इट लाइक दैट? इरेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब आप सोचिए डिजायर भी बंद हो जाता है ना एक तरह से इफ यू आर अब्यूज्ड. आप लेट्स डू अ एग्जांपल राइट नाउ. अगर आप स्ट्रेस्ड हो
राइट? आप बहुत जल्दी सांस लोगे. इफ यू आर स्ट्रेस्ड यू विल कीप ब्रीदिंग, बार बार आप सांस लेते रहोगे. अगर आप इतना जल्दी ब्रीद इन ब्रीद आउट करोगे तो आपका बॉडी फिजियोलॉजिकली भी तो चेंज होगा ही. आप अगर स्ट्रेस्ड हो तो आप कुछ भी नहीं करना चाहोगे. आप इमेजिन करिए कि अगर स्ट्रेस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एवरी डे इन डे आउट, आपका डिजायर खत्म हो जाता है. योर ओनली डिजायर बिकम्स टू सर्वाइव एंड गो थ्रू लाइफ. आप कोई भी चीज नहीं करना चाहोगे, इतना ज्यादा सप्रेशन हो जाता है माइंड का. ऐसी सिचुएशन में अगर लोग कहते हैं ना कि अश्वगंधा कंज्यूम कर लो तो आप कि सेक्स बेटर हो जाएगा, या अगर आप वाइग्रा ले लेते हो तो परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी. सो आपकी जो क्लिनिकल टेस्टिंग रही है इसमें इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है? मैं अश्वगंधा एंड वाइग्रा को अलग अलग से बात करूंगा. मैं सबसे पहले ये सब हर्ब बेस्ड सप्लीमेंट्स का बात करूंगा. जो अश्वगंधा है या टोंगटली है जो बहुत पॉपुलर हो गया है, मेरे हिसाब से अश्वगंधा एंड टोंगटली कभी भी ईडी में काम नहीं कर सकता. यूजुअली लोग देते हैं ना इसको, लोग देते हैं, डॉक्टर्स देते हैं, बहुत बार फिटनेस ट्रेनर्स भी बोलते हैं बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स को कि लेने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है. ये एकदम बकवास है. रियली? इनफैक्ट अश्वगंधा एंड टोंगटली का बहुत सारा क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ है एंड बहुत लोग उसके इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं. बट अगर आपको जेन्युइन ईडी प्रॉब्लम है, अगर आपका जेन्युइन हाइपोगोनाडल एक्सिस खत्म हो गया है, आप इस तरह से सोचिए ना कि अगर आपको डिप्रेशन है, मैं आपको डिप्रेशन का गोली दे दूं, आपका बाहर का सैडनेस खत्म हो जाएगा. आप खाली अपने नर्व को नम कर लोगे. इन द सेम वे अश्वगंधा से हल्का सा 1-2% एंग्जाइटी में ड्रॉप आ सकता है, या थोड़ा सा नींद 2-5% बेटर हो सकता है. सेम वे टोंगटली. इनफैक्ट ये सब चीज ज्यादातर देखा जाता है हेल्दी लोगों पे काम करता है. किसी को अगर अपना सेक्स ऑप्टिमाइज करना है, या किसी को अपना अगर विरिलिटी थोड़ा सा बढ़ाना है अपना नर्व सिस्टम का, यूड बी सरप्राइज कि बहुत सारे सप्लीमेंट्स हेल्दी लोगों में ज्यादा काम करते हैं एंड अनहेल्दी लोगों में नहीं काम करते हैं. अनहेल्दी लोगों में खाली टियर 1 सप्लीमेंट्स ज्यादातर काम करते हैं, जो जिनका ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स हो चुका है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात भी करेंगे. बट अगर अब दवाई के ऊपर आते हैं, से वाइग्रा हो गया, अभी मॉडर्न जनरेशन में वानाफिल हो गया या टेडालिफिल हो गया, तो वो जरूर काम करता है बिकॉज उसका जो इंटेंशन है वो आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाना है आपके पीनस में. लेकिन वो एक टेम्पररी चीज है. आपको बहुत इनडेप्थ जाके देखना पड़ेगा कि रूट कॉज क्या है आपकी ईडी का. क्या साइकोलॉजिकल है? क्योंकि बहुत लोगों के साइकोलॉजिकल नहीं होता है. बहुत लोगों के मेंटली दे हैव द डिजायर, इफ दे सी समवन दे हैव द डिजायर, बट इरेक्शन फर्म नहीं है, या इरेक्शन ठीक से नहीं होता है, या हो भी जाता है तो जल्दी से वो इरेक्शन डाउन हो जाता है. तो वहां पे आपको थिंग्स लाइक वाइग्रा हो या टेडालिफिल हो या वानाफिल हो, ये सब मेडिसिन का डिफरेंट फार्माकोलॉजी है जो हेल्प कर सकता है. ओके. सो अभी हम ईडी के बारे में हम ये मानते हैं कि अगर एक व्यक्ति को इरेक्शन नहीं हो रहा, सो दैट्स वो इंसान ईडी में है. तो आप ये बोल रहे हो मोस्टली प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है अगर वो अब्यूज हुआ है, राइट? सो इसको हम आइडियली बोलेंगे थेरेपिस्ट के पास जाए. यस, थेरेपी इज अ वेरी गुड वे. एटलीस्ट आप बात करना स्टार्ट करते हो. एंड साइकोलॉजिकल मतलब जो अब्यूज है वो एक एक्सट्रीम केस है. नॉर्मल केसेस भी हो सकते हैं जहाँ पे मतलब जहाँ पे आपके फैमिली में वो टैबू सब्जेक्ट रहा हो, जहाँ पे आपको विमेन के संग या गर्ल्स के संग वो इकोसिस्टम नहीं रहा हो, जहाँ पे आपको एंग्जाइटी होता है. तो एंग्जाइटी कुड ऑल्सो बी एन इशू. सो यस, एंग्जाइटी को सॉल्व करने के लिए एक थेरेपिस्ट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, राइट, जिसके पास जाना और चाहिए. अगर जिसके पास डिजायर है और उसको इरेक्शन नहीं आ रही, इरेक्शन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हम कैसे क्लिनिकली हमें कैसे समझ आता है, इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है? तो आई थिंक जो यूजुअली आप कोई भी अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी कोई भी डॉक्टर रेकमेंड करता है वो टेडालिफिल होता है. वो मतलब टेडालिफिल जो आप नॉर्मली सोचिए, अगर मान लीजिए यू हैव अ प्रॉब्लम इन हैविंग सेक्स, राइट? तो आप क्या करोगे, आपको ट्रॉमा हो जाएगा कि मैं नहीं कर पाया. आई एम सेइंग एज दिस नॉर्मल पर्सन, मैं छोड़िए एक बार एंग्जाइटी एंड अब्यूज को एक बार साइड हटाइए. आप और हम लोग को एंग्जाइटी हो गया कि वी कुडंट हैव सेक्स. तो क्या हुआ, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ. इट स्टार्टेड विद परफॉर्मेंस एंग्जाइटी जो कोई भी पर्सन को होगा शुरू में, बट देन इट जस्ट वेंट ऑन, राइट? ना हो सकता है डीप रूटेड वे में वहां पे ब्लड फ्लो का इश्यू हो, बट यू एंड मी डोंट नो दैट. बट हम लोग सेक्स के संग एंग्जाइटी को एसोसिएट करने लग जाएंगे, राइट? तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो यूजुअली एज अ फर्स्ट लाइन उनको बोलेंगे कि भाई आप एक टेडालिफिल बोल के एक मेडिसिन आता है जिसका आप 5 mg डेली बेसिस पे ले लो या 1-2 महीना ले लो, बिकॉज वो 5 mg से आपके रेगुलर ब्लड फ्लो आते रहेगा. तो यूजुअली टेडालिफिल का भी 5 mg होता है, 10 mg होता है, 20 mg होता है. 20 mg बहुत एक्सट्रीम डोज होता है. इट शुड ओनली बी टेकन इफ
किसी को बहुत एक्सट्रीम प्रॉब्लम है या दे टेक इट 1 or 2 hours बिफोर सेक्स, अगर मतलब उन लोग को मतलब इफ दे वांट टू, बिकॉज वो 3 दिन तक काम करता है टेडालिफिल। तो 5 mg बहुत मेन को अबव 30-35 जो ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाता है, नॉट बिकॉज दे हैव एन एंजाइटी इशू, नॉट बिकॉज कि उनको कोई ट्रॉमा है, जस्ट बिकॉज कि वो 5 mg डेली लेंगे तो उनका इरेक्शन रेगुलर रहेगा, उनका इरेक्शन फर्म रहेगा एंड उनका प्रोस्टेट भी बचा रहेगा। सो टेक्निकली वो जो टेडालिफिल का 5 mg है, इट हेल्प्स यू ऑन अ डेली बेसिस ऑल्सो। सो बहुत सारे डॉक्टर्स देते हैं सो दैट वो रिपीटेड ट्रॉमा नहीं रहे। एंड वंस दे स्टार्ट हैविंग सेक्स, बहुत लोग उसको छोड़ भी देते हैं, दे डू इट ऑन एंड ऑफ, कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। सो बेसिकली इससे टेडालिफिल से हम ये कह रहे हैं ब्लड फ्लो बेटर हो जाता है। करेक्ट। और जब जो ब्लड फ्लो है बेसिकली बिकॉज तो इरेक्शन प्रॉब्लम इज, अब यही कंसिडर कर रहे हैं कि ब्लड फ्लो वहां तक नहीं जा रहा। ब्लड फ्लो वहां तक नहीं जा रहा। अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर तो आपको टेडालिफिल दे दिया, बट मेरा थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है। श्योर। माय कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन इज कि ठीक है आप टेडालिफिल ले रहे हो, ठीक है, दैट ऑल दैट इज हैपनिंग, बट जो मेन रूट कॉज है विच इज बेसिकली योर डिजायर, विच इज योर मेंटल हेल्थ, उसके बाद आपका ब्लड फ्लो, सेकेंड थिंग इज कि आपका पेल्विक मसल स्ट्रेंथ, ये चीज को ठीक करने के लिए, एंड आपका हार्मोन, सबसे इंपॉर्टेंट आपका हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का बैलेंस है, मेरे लिए वो कॉम्प्रिहेंसिव चीज है कि मेरे को चारों चीज को सॉल्व करना है कि यू शुड नॉट रिक्वायर अ टेडालिफिल। ओके, सो यहाँ पर अब मुझे डिफरेंस समझ आया कि एक डॉक्टर बोल रहा है, एक डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी टेडालिफिल, बट आप ये कह रहे हैं कि मैं ये चाहूंगा कि आपको उस मेडिसिन की जरूरत ना पड़े, आप काम करना चाहोगे हार्मोन पे, पेल्विक मसल्स पे और ब्लड, आपके मेंटल हेल्थ पे, एंड मतलब कि वो ब्लड फ्लो कैसे हो रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि टेडालिफिल स्टॉप कर दीजिए, बट मैं बोलूंगा कि आप, इट्स ऑलमोस्ट लाइक हैविंग एन एग्जिट प्लान, कि आप स्टार्ट करो, कोई बात नहीं, यू हैव रेगुलर सेक्स ताकि आदत बने। मतलब एक होता है ना कि आप कोई बच्चे को ट्रेनिंग मॉड्यूल देते हो कि हाँ ठीक है इससे करते रहो जब तक हम लोग इससे बाहर नहीं निकलते। अच्छा, अगर ये मेडिसिन ना देनी हो हमें किसी को, तो हम क्या करेंगे? अगर किसी को ईडी प्रॉब्लम है, अगर वो टेडालिफिल नहीं लेना चाहता है, तो उसका पहला चीज है कि ही शुड हैव एन इंटीमेट पार्टनर हु ही कैन बी इंटीमेट विथ एंड हैव say therapy or work on his pelvic muscles and work on intimacy without the pressure of having a very firm erection, having the pressure of performing really well. Most women don't even orgasm with penetration. So if you're comfortable with your partner, like sex doesn't have to become a challenge. Like sex doesn't have to be कि भाई आप किसी के संग 10-15 मिनट 20 मिनट आधी घंटा तक खाली आप पेनिट्रेशन सेक्स कर रहे हैं। इट कुड ऑल्सो बी सो मेनी अदर थिंग्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल एवरीवेयर। जैसे आप पहले जो हमारे पास एक डॉक्टर्स आए हैं, तो मोस्टली लोग बोलते हैं कि विच इज़ वाई फोर प्ले एंड आउट प्ले इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सेक्स, कि आप सेक्स से पहले यू क्रिएट सच थिंग्स, बट बिकॉज अब आज क्लिनिकली ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं अब आई वांट टू अंडरस्टैंड, जैसे ये जो मेंस की प्रॉब्लम्स हैं, इसमें क्लिनिकली व्हेन यू हैव टू स्टडी अ प्रॉब्लम, अब जैसे मेन की कोई भी इशू आता है तो आप क्लिनिकली उसको कैसे पढ़ते हैं? आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट। सो से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई पर्सन आएगा विद अ सेक्सुअल प्रॉब्लम, ईडी प्रॉब्लम, तो सबसे पहले मैं उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट कराऊंगा। ओके, मेरे लिए 4-5 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 टोटल टेस्टोस्टेरोन, नंबर 2 फ्री टेस्टोस्टेरोन, नंबर 3 एस्ट्रोजन, नंबर 4 SHBG विच इज द सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जो कितना टेस्टोस्टेरोन बॉडी अवेलेबल है बॉडी में वो देखता है। एंड द फिफ्थ इज आपका LH एंड FSH, मतलब बेसिकली LH इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH इज द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ यू माइट थिंक कि ये फीमेल हार्मोन है, बट ये मेल्स में भी होता है। ये आपके स्पर्मेटोजेनेसिस को, मतलब स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्टिलिटी एंड उसके हार्मोनल बैलेंस को देखने के लिए ये मैं 5 ब्लड टेस्ट देखूंगा। उसके बाद क्लिनिकली विद द हेल्प ऑफ ईदर अ साइकाइट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, आई वुड आल्सो वांट टू अंडरस्टैंड हिज साइकोलॉजिकल लेवल, कि व्हाई डज ही हैव, इज इट अ डिजायर प्रॉब्लम, इज इट बिकॉज पार्टनर के संग बहुत रिजेंटमेंट है, बिकॉज यूड बी सरप्राइज सम मेन डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद अदर वुमेन बट देयर पार्टनर्स because of built up resentment over time, right? बाहर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर में प्रॉब्लम है. So that is also something that I would want to know. So apart from these blood tests, that is the second thing I would do. The third thing is I would check their PSA, prostate specific antigen, कि अगर prostate बड़ा हो गया है कि नहीं, and get a USG whole abdomen for that patient done so that he can show it to urologist. Because clinically those are the parameters I would want to see to judge whether a patient has a medical issue or not. Okay. Right?
ऑब्वियसली देखिए इसके बहुत एडवांस टेस्ट भी होते हैं, बिकॉज ये नॉर्मल आने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका बहुत सारा एडवांस टेस्ट हो सकता है जो यूरोलॉजिस्ट इन्वेसिवली भी कर सकता है। राइट। अब इसमें जो आपने जैसे टेस्ट बताए, इसमें अभी तक जितना आपने स्टडी किया है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हटा देते हैं, कौन सी चीज है जिसमें इंडियन मेन को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है जो टेस्ट में आपको? लो टेस्टोस्टेरोन, मतलब उनका टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन का जो बैलेंस है वो बहुत लो है। कुछ नंबर्स दे के समझा सकते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप टेस्टोस्टेरोन वैल्यूज देखेंगे तो बहुत लार्ज रेंज होता है। Okay. मतलब अ नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन इज बिटवीन 300 to 900, ओके। राइट? बट अगर आपका टेस्टोस्टेरोन टुवर्ड्स द लोअर एंड ऑफ 300 है, राइट, नाउ फॉर अ 60-year-old पर्सन दैट माइट बी एक्सेप्टेबल, बट फॉर अ 25-year-old दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। For a 25 to 30-year-old, the testosterone should be between 700, higher range में होना चाहिए, 700 to 900. Because like I said, testosterone maketh the man. आप देखेंगे कि इंडिया में टेस्टोस्टेरोन का सेल्स बहुत बढ़ गया, बिकॉज आई मीन बॉडी बिल्डर्स लेते हैं अपना मसल बिल्डिंग के लिए, लेकिन टेस्टोस्टेरोन अगर आप अगर फिजियोलॉजिकली देखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के लिए, उसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन का रेट बहुत बढ़ गया है सेल्स। तो टेस्टोस्टेरोन बहुत कम है एंड एस्ट्रोजन बहुत हाई, बिकॉज अगर आपके ज़्यादा फैट है बॉडी में, जो मॉडर्न फूड एंड अल्ट्रा प्रोसेस फूड एंड जो भी आप डाइट एंड लाइफस्टाइल बोल लीजिए, अगर आपके फैट ज़्यादा है तो आपके बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, बॉडी में एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा तो टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा। और अच्छा, तो आप कह रहे हो जो बॉडी फैट है वो बढ़ता रहेगा, इट इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट? यस, कि जितना वो बढ़ेगा उतना वो कम हो जाएगा। आपका जितना बॉडी फैट बढ़ेगा उतना एस्ट्रोजन बढ़ेगा। जितना बॉडी फैट बढ़े नहीं, जो टेस्टोस्टेरोन है, अगर एस्ट्रोजन बढ़ेगा तो मेरा टेस्टोस्टेरोन कम टेस्टोस्टेरोन- होगा। है ना? इनफैक्ट आधा से ज्यादा मेडिसिन जो फर्टिलिटी में मेन को दिया जाता है बिफोर प्रेगनेंसी, मतलब बहुत सारे मेन एंड विमेन जब उन लोग प्रेगनेंसी के लिए जाते हैं तो फर्टिलिटी गायनेकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो उनको लेट्रोजोल बोल के एक दवाई देते हैं या क्लोमिड बोल के दवाई देते हैं, जिससे एस्ट्रोजन ब्लॉक होता है और टेस्टोस्टेरोन अपने आप बढ़ जाता है। आप कोई भी बॉडी बिल्डर से बात करेंगे, लोग जब टेस्टोस्टेरोन का साइकिल लेते हैं बॉडी बिल्डर के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो वो तो एस्ट्रोजन उसके ले बाद लेते एस्ट्रोजन ब्लॉक का भी लेते हैं बाद में फर्टिलिटी प्रिजर्व करने के लिए, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन लेने से आपका स्पर्म खत्म। अगर आप टेस्टोस्टेरोन लेंगे तो आपका एक बार टेम्पररी स्पर्म खत्म हो जाएगा, बिकॉज आपका ऊपर से LH and FSH बंद हो गया तो स्पर्म बनना बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई लोगों के तो आता ही नहीं है, बट बहुत लोगों को 1 2 साल 3 साल लग जाएगा अपना फर्टिलिटी वापस लाने के लिए। फर्टिलिटी वापस लाने के लिए उनको एस्ट्रोजन ब्लॉक कर लेना पड़ेगा, तब जाके उनका धीरे धीरे स्पर्मेटोजेनेसिस वापस से स्टार्ट होगा। Okay. तो जितने भी यंग बॉडी बिल्डर्स आई वुड लाइक टू क्वेश्चन देम। मैं किसी को भी, हम लोग जब अपने डॉक्टर्स के थ्रू TRT रिकमेंडेशन जाता है, उनसे पूरे इंटरव्यू के थ्रू पूछा जाता है कि डू यू वांट टू हैव चिल्ड्रन, आपके बच्चे हो गए ना, आपको ये मतलब इसमें ये कॉशंस है, इसमें ये प्रिकॉशंस है, आपका प्रोस्टेट का ये प्रिकॉशंस है, ऑल द प्रिकॉशंस आर देयर। Okay. So all the young people taking testosterone injections, I would highly advise them to be very, very cautious around it, unless उनको एक hypogonadal axis का problem है, जहाँ पे testosterone over a year सब चीज ट्राई करने के बाद, फूड, डाइट, एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, तब भी उनको वो कंसिडर करना चाहिए ऑप्शन। ओके। ये बहुत सारी टर्म्स आ गई, अब इसको हम धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते हैं। बिल्कुल। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि somebody has low testosterone। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फर्टिलिटी पे बाद में आएंगे, जिसके पास लो टेस्टोस्टेरोन है इस वक्त यूजुअली क्या मार्केट में दिया जा रहा है या लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है? फर्स्ट दिस जो बिल्कुल गलत है, आई थिंक टेस्टोस्टेरोन के लिए जो सबसे ज्यादा एक जो मार्केटेड प्रोडक्ट है वो शीलाजीत है। वो इट इज एन एब्सोल्यूट रबिश प्रोडक्ट, रियली एब्सोल्यूट रबिश प्रोडक्ट। ओके, अब इस पे आई चलते मीन हैं। आई एम नॉट सेइंग कि शीलाजीत खराब हाँ। है, शीलाजीत फॉर टेस्टोस्टेरोन का कोई सेंस नहीं है। समझते हैं, क्योंकि बहुत से लोग उसी के लिए ले रहे हैं। शीलाजीत एक मिनरल एलिमेंट है जो हिमालयस के पहाड़ से स्क्वीज होके निकलता है, राइट? वो एक टार लाइक सब्सटेंस है जो पहाड़ के बीच में मिलता है, उसमें थोड़ा सा मिनरल्स है, आयरन है एंड ऑल दोज प्रोडक्ट्स कंबाइंड है। वो आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा वाइटैलिटी इंक्रीज कर सकता है, बट उसका टेस्टोस्टेरोन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। जिनकी लो टेस्टोस्टेरोन है उनको 1% टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर आप मेटा एनालिसिस देखेंगे, जितने भी शीलाजीत प्रोडक्ट्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, आपका एवरेज टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज हायर में भी 2 से 5% हुआ है। मतलब अगर आपका 300 है तो 315 हो जाएगा, या 400 है तो 420 हो जाएगा। दैट हैज नथिंग टू डू विथ योर सेक्सुअल फंक्शन एट ऑल। यस, अगर आप उसको
मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं कोई चीज को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। आप शिलाजीत को एज अ नॉर्मल वाइटैलिटी प्रोडक्ट लीजिए, एज अ नॉर्मल आयुर्वेदा प्रोडक्ट लीजिए जो सेजेस लेते थे पहाड़ में, जो सेजेस एंड मंक्स लेते थे, एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ योर फूड। अब मैं बोल सकता हूँ कि भाई सोक्ड आमंड्स आपके ब्रेन के लिए अच्छे हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप IIT में नंबर 1 रैंक आ जाओगे। दैट्स व्हाट शिलाजीत वर्सेस टेस्टोस्टेरोन। इस वक्त शिलाजीत को अगर कोई शिलाजीत बोलते ही है, सबसे पहले माइंड में थॉट उसको रिलेट सेक्स से किया जाता है कि कोई एक सेक्स प्रोडक्ट है जिससे कि आपके कुछ सेक्स लाइफ बेटर बन जाएगी। एब्सोल्यूट। एंड मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता है लाइक जब लोग बोलते हैं कि हाँ मैं शिलाजीत ले रहा हूँ मैं जिम के लिए, मतलब मेरे को लगता है कि देखिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, आप प्लीज परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है क्या? मेरे हिसाब से नहीं पड़ता है। आपका नर्वस सिस्टम बेटर हो सकता है, आपका मतलब थोड़ा सा वाइटैलिटी हल्का सा डे बेटर हो सकता है, इंप्रूव हो सकता है हल्का सा, बट आई थिंक 90% इज प्लेसिबो। एनर्जी भी कुछ ऐसा नहीं कि एकदम नहीं, आपका नर्वस सिस्टम में थोड़ा सा वाइटैलिटी जरूर इंक्रीज होता है व्हिच हैज बीन शोन इन स्टडीज, बट ऑनेस्टली इट विल वर्क फॉर फिटर मैन मोर देन अनहेल्दी मैन। ओके, लाइक अगर आप ओबीस हैं एंड आप सोचते हैं कि आप शिलाजीत लेके आपका कुछ बेटर होगा, आई डोंट थिंक दैट विल वर्क। गॉट इट। अब लेट्स मूव टू नंबर 2। शिलाजीत के अलावा लो टेस्टोस्टेरोन के लिए क्या चीज है जो बिल्कुल गलत है? आई थिंक बहुत लोग अश्वगंधा एंड ये एंड्रू ह्यूमरमैन ने एक सप्लीमेंट का नाम लिया था जो अब इंडिया में बहुत फेमस हो गया, वो है टोंगटली। ओके, वो टोंगटली कोई अर्जेंटीनियन या अमेरिकन या अफ्रीकन कोई हर्ब है जो जहाँ पे उन्होंने कहा था कि वो 3x टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन जो है सब आर्टिफिशियली, कोई हर्ब से इतना इंक्रीज हो ही नहीं सकता अगर आपका हार्मोनल एक्सेस खराब है। व्हेन आई से हार्मोनल एक्सेस खराब है, कभी कभी आपका देखिए ब्रेन से सब आता है, ब्रेन से हार्मोन प्रोड्यूस होता है, राइट? आपका टेस्टोस्टेरोन भी आपका जो ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड है उसी से अल्टीमेटली फाइनली बनता है। अगर आपका वो एक्सेस खराब है जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन कम है तो आपका कुछ नहीं होगा। अगर आपका नॉर्मली क्या होता है, अगर आपका मान लीजिए फॉर एग्जांपल फैट ज्यादा है एंड आपका उसके कारण एस्ट्रोजन हाई हो गया है जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन ब्लॉक हो गया है, एंड आपने डिसाइड किया मैं अपना फैट कम करूंगा, एंड आफ्टर अ वाइल आपका फैट कम हो गया जिससे एस्ट्रोजन कम हो गया, टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, तो वो नेचुरली बढ़ सकता है। सो व्हेन यू से कि जिम में आप शिलाजीत से तो वाइटैलिटी बढ़ा लो, टोंगटली से थोड़ा सा अगेन वाइटैलिटी बढ़ा के जिम कर लो, मसल्स बना लो, तो फैट कम होने से नेचुरली वो एक अलग थॉट आ गया ना, that has nothing to do with estrogen, right? There's nothing to do with वो समझ आया मुझे, बिल्कुल समझ आया, right? So टोंगटली कभी भी वैसे टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ाएगा जैसे लोग सोचते हैं। अगेन हेल्दी लोगों पे काम कर सकते हैं। Same goes for अश्वगंधा as well. Same goes for तो अश्वगंधा भी जो लोग ये सोच के लेते हैं कि सेक्स बेटर हो जाएगा तो उसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। अश्वगंधा का 700 क्लिनिकल ट्रायल का मेटा एनालिसिस हुआ है, मतलब हर जगह ट्राई होता है जब कोई क्लेम करता है तो उसका 700 क्लिनिकल ट्रायल का मेटा एनालिसिस हुआ है। उसमें भी अगर आप examine.com में देखेंगे, विच इज जहाँ पे मेडिकल लिटरेचर बहुत अच्छे से पीयर रिव्यूड होता है साइंटिस्ट पे, वो मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, आपके ऑडियंस को देखना है तो, उसमें C ग्रेड इंप्रूवमेंट एंड एंग्जाइटी है एंड नथिंग एल्स। इनफैक्ट अगर आप बहुत सारे डॉक्टर्स के हिसाब से अगर जाएं तो अश्वगंधा इज वेरी टॉक्सिक फॉर योर लिवर। मतलब इट इज नॉट समथिंग आई कैन वैलिडेट, बट मोस्ट आपको ट्रॉमा सर्जन्स बोलेंगे एंड लिवर डॉक्टर्स बोलेंगे कि मत लो अश्वगंधा, वो लिवर के लिए बहुत खराब है, इट्स टॉक्सिक, राइट? मैं अपनी पर्सनल मदर का एग्जांपल दे सकता हूँ। शी वाज टेकिंग ऑल द राइट supplements, food, nutrition, everything, but she was taking one Ayurvedic herb which had ashwagandha in it. उनका लिवर में अटैक हुआ after 3 years because of taking continuous ashwagandha. And the moment she stopped that, खत्म गया। Right. Just that is just a personal story. Again, मैं इसको clinically and medically validate के हिसाब से Sure. अब हम opposite चलते हैं। अब हमने मान लिया कि ये चीज़ें जो मार्केट में ऑलरेडी मार्केट की जाती हैं, इट डज नॉट वर्क फॉर टेस्टोस्टेरोन। क्या क्लिनिकली हमें समझ आता है कि टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाया जा सकता है? एक तो समझ आ गया एस्ट्रोजन कम कर लो, मोटापा है तो मोटापे को कम कर लो, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। व्हाट एल्स? सो पहले हम लोग टेस्टोस्टेरोन का बेसिक समझते हैं। टेस्टोस्टेरोन को बनाने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए? मेक सेंस। आपको चाहिए प्रोटीन, आपको चाहिए हेल्दी फैट्स, मतलब कोलेस्ट्रॉल। मतलब कोलेस्ट्रॉल जो हम लोग जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, टेक्निकली इट इज वन ऑफ द सिग्नल्स जिससे टेस्टोस्टेरोन बनता है। तो आपको हेल्दी कोलेस्ट्रॉल चाहिए, प्रोटीन चाहिए, आपको अच्छा गट सिस्टम चाहिए, इसका मतलब फाइबर अच्छा चाहिए, आपको बॉडी में अच्छा हाइड्रेशन चाहिए, एंड आपको मसल का मूवमेंट चाहिए, मसल का स्ट्रेंथ चाहिए। आपका जितना स्ट्रेंथ होगा मसल्स में, जितना कंडीशनिंग होगा मसल्स में, उतना अच्छा क्वालिटी ऑफ टेस्टोस्टेरोन। मसल्स हम जब बोल रहे हैं पेल्विक मसल्स बोल रहे हैं? पूरा ओवरऑल बॉडी मसल्स भी विद फोकस ऑन पेल्विक मसल्स। ओके, ठीक है। बिकॉज टेस्टोस्टेरोन तो आपके पूरे बॉडी में रहेगा।
अगर आपका ये 5 इंग्रेडिएंट्स है, मूवमेंट, वाटर, प्रोटीन, फाइबर एंड हेल्दी फैट्स, आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नेचुरली अच्छा होगा. सो इफ समवन सेड कि मेरा टेस्टोस्टेरोन कम है, मैं उसको पहले ये 5 इंग्रेडिएंट्स दूंगा. इस 5 इंग्रेडिएंट्स के लिए सपोर्टिव सप्लीमेंट्स दूंगा, विच इज बेसिकली विटामिन D3, विटामिन K2 और क्रिएटिन, ताकि उनको वो सप्लीमेंटेशन मिले उस 5 चीज को एक संग काम करने के लिए. जब ये चीज के बाद भी टेस्टोस्टेरोन काम नहीं करता है, जब बाकी प्रॉब्लम्स होते हैं, देन यू गो फॉर समथिंग एल्स. बट इनिशियली अगेन बिकॉज इस 5 चीज में आपका पूरा लाइफस्टाइल आ गया, आपका स्ट्रेस एंड स्लीप साइकिल, लाइफ साइकिल आ गया, आपका मूवमेंट आ गया, आपका प्रोटीन आ गया, फाइबर आ गया, वाटर आ गया, एंड जो बाकी सप्लीमेंट्स आ गया. राइट. सो इट इज initially an overall improvement in your life which will increase your testosterone, because आपको अगर पता होना चाहिए कि स्ट्रेस आपके डोपामिन को कम कर देता है, एंड डोपामिन एंड टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली लिंक्ड है. अगर आप स्ट्रेस्ड है, मान लीजिए कोई कुछ हो गया आपके फैमिली में, विल यू वांट टू हैव सेक्स दैट टाइम? ऑब्वियसली नॉट. कोई भी हॉट लड़की आ जाए, मैं बोलता हूँ कि द हॉटेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड आपके सामने आ जाए, अगर आपके फैमिली में इरेक्शन ही नहीं होगा और इरेक्शन ही नहीं, फील ही नहीं आएगा, मतलब यूल बी लाइक अरे भाई कोई मेरे को मारने आ रहा है. हाँ. मैं थोड़ी अभी सेक्स कर सकता हूँ. तो इज द सेम थिंग, द लॉजिक इज द सेम. नाउ जस्ट इमेजिन दैट लॉजिक टू बी ऑन एवरीडे बेसिस. यू हेट योर जॉब, यू हेट योर स्टडीज, यू हेट द फ्रेंड्स अराउंड यू, यू आर वेरी स्ट्रेस्ड अबाउट योर करियर, आपको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है, व्हाई विल यू वांट टू हैव सेक्स? तो आप कह रहे हो इसी वजह से, इसी स्ट्रेस से उस टेस्टोस्टेरोन में प्रॉब्लम होता है. एंड दैट स्ट्रेस का जो वो पूरा सिग्नलिंग है ब्रेन से सेक्स में, इट इज रूइनिंग द लेवल्स, बिकॉज यंगस्टर्स एंड जेनजीज डोंट हैव एनी इंटेंशन एंड पर्पस एनीमोर टू डू समथिंग. राइट. तो इसके लिए आप क्या विटामिन, अच्छा विटामिन आपने भी एक बोला विटामिन D3, विटामिन D3 किसके लिए है? विटामिन D3 देखिए ऐसे तो मतलब इट इज अ इंग्रेडिएंट फॉर टेस्टोस्टेरोन बिल्डिंग, बट विटामिन D3 इज एन इंग्रेडिएंट फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग. मैग्नीशियम एंड विटामिन D3 आपकी बॉडी में हर बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए होता है. अच्छा, तो ये जनरली भी कोई भी कंज्यूम कर सकता है? विटामिन D3 तो मतलब आंख बंद करके विटामिन D3 एंड B12 एंड D3 के संग K2, बिकॉज बिना K2 के D3 एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी में. ओके. तो विटामिन D3 K2 का कॉम्बिनेशन एंड मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का भी बहुत फॉर्म्स होता है बाय द वे. अच्छा. बट इन जनरल एलिमेंटली अगर बोले मैग्नीशियम एंड जिंक एंड B1 B6 B12 थोड़ा सा ज्यादा हो गया. हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मैं तो हम तो D3 से चल रहे थे. आपका D3 K2 मैग्नीशियम, D3 जो ले रहा है उसको K2 के साथ लेना है. ओके. उसके बाद आ गया आपका मैग्नीशियम. मैग्नीशियम का बहुत फॉर्म्स होता है, वो डिपेंड करता है कि आपको क्या इश्यू है. अगर आपका गट इश्यू होगा तो मैं सिट्रेट दूंगा, स्लीप इश्यू है नहीं, तो अभी हम उसी की बात कर रहे हैं, लो टेस्टोस्टेरोन. हम चलो उस पे ठीक डिस्कस कर है. तो रहे हैं. विटामिन D3 K2, मैग्नीशियम L-थ्रियोनेट, मैग्नीशियम L-थ्रियोनेट, L-थ्रियोनेट. ओके. L-थ्रियोनेट. उसके बाद आपका हो गया B कॉम्प्लेक्स. ओके. एंड उसके बाद हो गया क्रिएटिन. अब ये जो आपने मुझे अभी बताया था कि जो भी हमने जैसे हमने टेस्टोस्टेरोन को डिवाइड किया था कि प्रोटीन चाहिए और ऐसे ऐसे हमने पैरामीटर्स दिए थे, ये जो आपने मुझे बताए हैं सप्लीमेंट्स, ये किस किस चीज़ के साथ मैच कर रहे हैं? ये क्या क्या चीज़ उसमें ला रहे हैं? सो लाइक फॉर एग्जांपल आपका विटामिन D3 K2 जो है उसका अपटेक से आपका मसल सिंथेसिस बेटर होगा. ओके. राइट. मैग्नीशियम से एंड क्रिएटिन से अगेन आपका मसल डेवलपमेंट बेटर होगा. एंड B कॉम्प्लेक्स से आपका गट सिस्टम बेटर होगा. आपका जितना गट सिस्टम बेटर होगा उतना ब्रेन स्टेम अच्छा डोपामिन एंड लो स्ट्रेस लेवल्स करेगा. अब इस तरह से समझिए, अगर आप कोई बाहर के एनवायरनमेंट से स्ट्रेस्ड हैं एंड आपका बॉडी वीक है तो आप ज्यादा बीमार फील करोगे. लेकिन अगर मैं उल्टा काम करूं, आपका बॉडी को स्ट्रांग कर दूं, तो बाहर का स्ट्रेस आपको कम इम्पैक्ट करेगा. राइट. सो से मैं जस्ट एज एन एग्जांपल बोल रहा हूं कि अगर आपका बॉडी बहुत स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ योर मसल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ हाउ योर बॉडी इज, वो आपके ब्रेन को इतना वीक फील करने नहीं देगा. अगर आपका बाहर का स्ट्रेस को तो मैं चेंज नहीं कर सकता आपके बाहर के एनवायरनमेंट को. sure. तो इट इज द ऑपोजिट वे आल्सो, इट्स अ टू वे स्ट्रीट. राइट. तो मैं गट को ठीक करके आपके ब्रेन को थोड़ा सा बेटर कर. नेचुरल फूड्स क्या क्या आते हैं? नेचुरल फूड्स इन प्रोटीन. लो टेस्टोस्टेरोन के लिए नेचुरल फूड्स क्या? लो टेस्टोस्टेरोन के लिए अगेन अगर हम लोग प्रोटीन पे फोकस करें, आई वुड से दैट हैव लीन प्रोटीन्स. फॉर एग्जांपल मतलब आई वुड बी कॉशियस अबाउट पनीर. लाइक मैं डायरेक्टली बहुत ज्यादा लैक्टोज नहीं देना चाहूंगा, बट थिंग्स लाइक दही, थिंग्स लाइक टेम्पे, थिंग्स लाइक सोय बेस्ड अगेन कॉशियसली, लाइक टेम्पे, सोय, पनीर. अगर वेजिटेरियन सोर्सेज में बोले तो, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज में बोले तो एग्स, ब्रिलियंट सोर्स. लाइक एग्स आर लाइक वन ऑफ द बेस्ट कंप्लीट फूड्स यू कैन हैव. लीन चिकन,
लीन फिश, not too fatty, but अगर salmon fish है तो omega 3 के संग even fatty fish. These are the lean sources of protein that you should have. Okay. In fact, men with low testosterone should be having 2.2 grams of protein per ideal body weight. So say for example, एक 100 kg का आदमी है, तो but 200 किलो उसका प्रोटीन लेना होगा। but उसका ideal weight 70 kgs है। ओके। मेरे को तो 70 kg का मसल मेंटेन करना है, 100 का नहीं करना है। 100 में तो कम हो गई। तो 70 kg का आदमी का मसल मेंटेन करने के लिए मेरे को 70 into 2.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन लेना है। अच्छा, ये नहीं कि जिसका वेट ज्यादा है वो उसके हिसाब से इंटू 2.2 करेगा, नहीं। उसको 70 के हिसाब से लेना है, बिकॉज उतना मसल मेंटेन करना है। तो उसके हिसाब से अगर वो 2.2 ग्राम्स लेगा, विच इज अराउंड 150-160 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, उसमें अगर वो ये सारे प्रोटीन सोर्सेज में डिवाइड करेगा, देन दैट विल बी समथिंग दैट विल स्टार्ट सिंथेसाइजिंग। नॉन वेजिटेरियन में तो सोर्सेज मिल जाते हैं, वेजिटेरियन में पीपल स्ट्रगल। सो अगेन वेजिटेरियन में आई डू अग्री कि पीपल स्ट्रगल प्रैक्टिकली, बट बहुत सारे चीज़ है। आज सी वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, आटा अवेलेबल है, कैंडी अवेलेबल है, प्रोटीन पाउडर अवेलेबल है, हर चीज़ अवेलेबल है। एंड इनिशियली जब आदमी पहला स्टेप लेता है तो दे शुड नॉट थिंक सो मच अबाउट प्रिजर्वेटिव्स एंड ऑल दैट। लाइक दैट इज माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। यू शुड थिंक अबाउट कि कैसे मेरा प्रोटीन नीड्स पहले कंप्लीट होगा। आई एम सेइंग रीच स्टेप 2, स्टेप 3। जब ऐसा टाइम आ जाएगा कि आपका वो लास्ट 2 kg बाकी है या लास्ट 2 इंच बाकी है एंड आपको अपना लाइफ को ऑप्टिमाइज करना है, देन वी विल टॉक अबाउट अदर सोर्सेज। ओके, पहले आप बेसिक हैबिट्स डालो। तो हाई, अभी अगर किसी को वेजिटेरियन में हाई प्रोटीन अभी शुरू करना है, टेस्टोस्टेरोन की जर्नी पे जाना है कि मुझे बेटर करना है नेचुरली, तो ये सप्लीमेंट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं। मैं आपको एक सैंपल डाइट बताता हूँ। बताओ ना। मॉर्निंग में आप उठे, मॉर्निंग में आप एक वेजिटेरियन प्रोटीन शेक ले सकते हो। बहुत सारे कंपनीज का आता है, एक फंक्शनल लैब है विच आई टेक। आप अराउंड 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उसमें मिल जाता है। आप उसको एक कोल्ड कॉफी बना सकते हो। जैसे मैं मिल्क नहीं लेता हूँ, मैं पानी में लेता हूँ, तो यू कैन हैव इट विद वाटर एंड थोड़ा सा आप शुगर का सब्स्टिट्यूट ले सकते हो। उसके संग मैं ओट्स एंड चिया सीड्स का एक छोटा बोल लेता हूँ 30 ग्राम का, एंड उसके संग मैं एक प्रोबायोटिक जैसे एपिगामिया का जो ग्रीक योगर्ट आता है उसमें तो एक फ्रूट मिला लेता हूँ या कोई चिया सीड्स मिला लेता हूँ। दैट इज 50-55 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन राइट देयर। उसके संग आप फिर दोपहर को, जैसे मेरा खुद का एक प्रोटीन आटा का रेसिपी है जिसमें बेसिकली 1 kg के लिए मतलब 300 ग्राम सत्तू, 300 ग्राम बेसन, 300 ग्राम पी प्रोटीन एंड राइस प्रोटीन ब्लेंड, या तो आपका सुपर यू टाइप का जो यीस्ट प्रोटीन आटा होता है, 100 ग्राम खपली आटा, उसका 1 kg बनता है। विच मीन्स दैट आप 30-40 ग्राम का एक रोटी बनाएंगे तो उसमें 12 से 15 ग्राम रोटी होगा, प्रोटीन होगा। तो वहां पे आप 2 रोटी खाएंगे तो वो 30 ग्राम प्रोटीन हो गया। तो मतलब उसके संग अगर आप से टेम्पे या उसके संग आपका सोयाबीन्स का जो चंक्स होता है या थोड़ा सा पनीर ले लिए 50 to 75 ग्राम्स, आपका 40 to 50 ग्राम्स वहाँ हो गया, तो आपका 100 ग्राम हो गया। आप शाम को थोड़ा सा चना या चाय या जो सूखा चना होता है, रोस्टेड चना होता है, उसके संग आप चाय या ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी जो भी पी रहे हैं। आप रात को अगेन थोड़ा सा मिलेट खिचड़ी ले सकते हैं जिसमें हाई प्रोटीन होगा। उसके संग अगेन आप कोई कबाब टाइप का बना सकते हैं जो पी प्रोटीन का होगा, जिसमें आप पी प्रोटीन एंड राइस प्रोटीन ब्लेंड डाल सकते हो, फ्लेवर्ड प्रोटीन डाल सकते हो, और टेक हाफ अ स्कूप ऑफ प्रोटीन हियर एंड देयर, यू विल रीच योर 100-150। पर ये सबके लिए अफोर्डेबल तो नहीं होगा ना? नहीं। फिर आप अफोर्डेबल कैसे बनाए? हेल्दी तो सबको करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप वेजिटेरियन में अगर आप अफोर्डेबिलिटी में जाएंगे देन आपको मेहनत भी उतना करना पड़ेगा, बिकॉज द ओनली प्रॉब्लम विद नॉर्मल रेगुलर प्रोटीन एंड वेजिटेरियन फूड विदाउट प्रोटीन शेक इज आपको उतना कैलोरी बर्न भी करना पड़ेगा। बिकॉज आप नेचुरल सोर्स में कोई भी चीज लोगे तो आपका अमाउंट ऑफ कार्ब्स एंड फैट्स भी बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप बोलते हो आप 200 ग्राम पनीर खाओगे दिन में फॉर एग्जाम्पल, या आप बहुत सारा मटर लोगे तो उसके संग फैट्स भी बहुत हाई आएगा। तो आपको फिर जैसे वो जो अंकित बहनपुरिया उनका अगर आप डाइट देखोगे तो बहुत हाई फैट डाइट है, लेकिन उनका मेहनत भी उतना ही हाई है। तो आप कह रहे हो उस फैट को बर्न भी तो करना पड़ेगा। उस फैट को बर्न भी करना ज्यादा खा लिया तो पनीर को बर्न करने, तो एक तरह से बोले अफोर्डेबिलिटी में आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। फूड फिर भी मिल सकता है, फूड आपको फिर भी मिल सकता है। अगर आप वही आप प्रोटीन शेक को हटा दे तो प्रोटीन शेक जो आपका जो 40 ग्राम कम हुआ है या 50 ग्राम कम हुआ है, आप उसकी जगह आप वही सेम चीज को मटर, सत्तू, पनीर, चना में आप मिला सकते हो, ऐसा बात नहीं है। ओके। आप हेम्प प्रोटीन भी ले सकते हो जो मतलब नॉर्मल बहुत सस्ता प्रोटीन आता है जो आप मंगा सकते हो, लेकिन बस यही डिफरेंस है कि उस प्रोटीन वैल्यू में आपका कार्ब्स एंड फैट भी ज्यादा आएगा, जिससे आपको थोड़ा मेहनत भी ज्यादा करना पड़ेगा, which is absolutely possible। ऐसा बात नहीं है कि possible। अंकित बयानपुरी एग्जांपल ही तो है। बिल्कुल, वो कर भी तो रहा है, वो भी तो एक बिल्कुल बेसिक लेवल से कर रहा है। 100%। एंड बिकॉज क्या होता है, जो लोग ओबीस होते हैं ना उनको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ता है।
which is also a different protocol. हमेशा नहीं रहना पड़ता है, but फिर भी. How are you able to speak so much about sex? Because like in the last 14-15 years हम लोग ने we have done hundreds of clinical trials on different form of sexual medicines, जैसे Viagra हो गया, Tadalafil हो गया, Okay, ये आप अपनी लैब Avanafil से हो टेस्ट गया. किए आपने? ये हम लोग अपना clinical trials करते रहते हैं as a clinical trial company. Okay. तो हम लोग इतना डेटा शीट्स पढ़े, इतने सारे पेशेंट्स का बेसिस पढ़े, वी आर कनेक्टेड टू सो मेनी डॉक्टर्स और यूरोलॉजिस्ट की इट्स ऑलमोस्ट लाइक बिकम एन एक्सपर्ट एट सम पॉइंट, बिकॉज आप कितना सारा डेटा, कितना सारे कई सालों से आप पढ़ते जा रहे हैं, तो 15 साल से. बिकॉज वियर्डली जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था उस टाइम वायग्रा का पेटेंट खत्म हुआ था. एंड जब वायग्रा का पेटेंट खत्म हुआ था, देयर वर लाइक hundreds of companies which wanted to make Viagra. Obviously it was a blockbuster drug at that time. Makes sense. स्पर्म क्वालिटी के ऊपर कभी कुछ रिसर्च हुई है? हाँ बिल्कुल. आई मीन स्पर्म क्वालिटी एंड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड उसका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या चीज का बहुत फर्क पड़ता है. लाइक स्मोकिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स फॉर स्पर्म क्वालिटी. पहले हम आते हैं स्पर्म क्वालिटी को आप कैसे अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है? सो स्पर्म क्वालिटी का बहुत सारा फिजिकल पैरामीटर्स होता है कि उसका वाइटैलिटी क्या है, वो स्विम अच्छा कर सकता है कि नहीं टुवर्ड्स द एग. उसके बाद उसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, उसका टेल कैसा है, उसका स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी कैसा है, ये सब बेसिक चीज देखा जाता है रिपोर्ट में. तो कोई भी जब सीमेन देता है तो उसका वॉल्यूम कितना हुआ, उसके अंदर स्पर्म काउंट कितना है, बिकॉज आपके पास जितना काउंट होगा उतना चांसेस है ना फर्टिलिटी का. राइट. तो स्पर्म में आपका काउंट कितना है, मॉर्फोलॉजी कैसा है, उसका टेल कैसा है, उसका हेड कैसा है, कलर ऑल्सो. कलर आई डोंट थिंक सो. ओके. उसके बाद उसका डीएनए आरएनए इंटेग्रिटी कैसा है, उसके बाद उसका क्या बोलते हैं वाइटैलिटी कितना है. तो ये सारा चीज स्पर्म में देखा जाता है. जैसे कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर इफ द स्पर्म इज थिन तो इट्स अ प्रॉब्लम, ऐसा होता है? स्पर्म इज थिन, थिक, थिन. आई थिंक थिन थिक से मतलब आप फ्लूइड का क्वालिटी का बात कर रहे हैं. नहीं, आई डोंट थिंक फ्लूइड का क्वालिटी से उतना फर्क पड़ता है. आई मीन अगर इंटेग्रली कोई फर्क पड़ता होगा तो आई एम नॉट अवेयर, बट ओवरऑल ये 5 फैक्टर्स को स्पर्म रिपोर्ट में देखा जाता है. Got it. कि आपका वो स्विम अच्छा कर रहा है कि नहीं, उसका टेल एंड हेड कैसा दिखता है, वाइबल स्पर्म्स कितना है जो एक्चुअल में फर्टाइल कर सकता है, एंड काउंट कितना है. Got it. बट काउंट भी ना थोड़ा सा इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इन थाईलैंड का एवरेज स्पर्म काउंट आता है 2 से 3 मिलियन पर स्पेसिमेन. नाउ 2 से 3 मिलियन भी इज इनफ फॉर फर्टिलिटी. नाउ यूएस में एवरेज आता है 15 to 20 मिलियन. नाउ विच इज गुड फॉर देयर फर्टिलिटी. नाउ द प्रॉब्लम इज कि जो ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन है उसमें बोलते हैं कि भाई 10 मिलियन अबव इज गुड. अब थाईलैंड में तो 2 मिलियन में भी लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं. इंडिया में 5 to 7, 5 to 8 मिलियन के ऊपर बोलते हैं अच्छा होता है. और कितना रहा है आजकल? मतलब आज के दिन आई थिंक अगर आप लो स्पर्म काउंट का बात करें तो बहुत जन के 2 to 5 के बीच में आ रहा है या 2 to 6 के बीच में आ रहा है. आई डोंट हैव द एग्जैक्ट परसेंटेज टू बी ऑनेस्ट, बट बहुत लोगों के कम आ रहा है. तो स्पर्म क्वालिटी का भी वो जो स्पर्म काउंट है ये डायग्नोस्टिक्स में थोड़ा सा एक वेरिएबल फैक्टर रहता है. यू नेवर नो. ओके, गॉट इट. अब आ जाते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि स्पर्म क्वालिटी खराब करते हैं. जैसे स्मोकिंग इज वन ऑफ देम. आई थिंक नंबर 1 इज स्मोकिंग. आई मीन स्मोकिंग से बस कुछ नहीं है इन टर्म्स ऑफ योर स्पर्म क्वालिटी. ओके. स्मोकिंग के बाद एवरीथिंग एल्स आपका लाइफस्टाइल के हिसाब से आप देख लो, इम्प्रॉपर स्लीप, उसके बाद से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, हाई फैट. दीज आर द 3 मेन थिंग्स आई वुड से. स्मोकिंग, बैड स्लीप, फूड, लेस मसल. ये 4 फैक्टर्स सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्पर्म क्वालिटी खराब करने के लिए. राइट. अब अगर कोई स्मोकिंग छोड़ नहीं पा रहा तो उसका कभी स्पर्म क्वालिटी ठीक ही नहीं हो सकती. एंड देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड अ व्हिस्की डिक. Oh. So basically, like it's an actual medical term, like whiskey dick. Like people who drink a lot of whiskey for a long time, उनका जो penis size है वो छोटा हो जाता है. Oh, alcohol से हो जाता है. हाँ. So alcohol also impacts your sperm. I forgot to mention it. It's supposed to be important. It also affects your sperm quality बहुत high level तक. तो penis छोटा कैसे हो जाता है? So basically, it just shrinks in size. Like your flow, your structural of the penis, like it just बिकॉज पीनस तो छोटा ही होता है फ्लैसिड फॉर्म में. ऐसा तो नहीं है कि आपका सारा टाइम इरेक्ट रहता है. तो ब्लड फ्लो कम हो जाता है वहां पे ज्यादा अल्कोहल पीने से. तो मतलब इसका एक्चुअल टर्म है, रीड ऑन इट, इट्स कॉल्ड व्हिस्की डिक. Whiskey sounds more like risky dick. हाँ, like it's called a whiskey dick. It's an actual thing. It's like it's not like it's not a slang. It's called a whiskey dick. है तभी मतलब It's called a whiskey dick. तो बहुत लोग होते हैं जो whiskey का बहुत शौक रखते हैं, बट
यूजुअली मोस्ट पीपल के 40-45 के बाद होता है, बट आई थिंक यंग पीपल नीड टू बी कॉशियस। बिकॉज ऑलरेडी जो जितना प्रॉब्लम्स आ रहा है, मतलब ये पीछे और एज का जो अगर 40+ है तो वो मे बी 25 तक आने में ज़्यादा समय नहीं लेगा। अब तो सब यंग हो रहा है, लाइक आई हैव सो मेनी यंग डायबिटिक पेशेंट्स, यू वोंट इमेजिन, लाइक 25-year-old डायबिटिक पेशेंट्स। जिंदगी क्या जिएगा बंदा अब लेकिन बट डायबिटीज काफी हद तक बिकॉज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन। बट प्रॉब्लम तो बट ये है ना कि मतलब उस स्टेज पर आज लोग आ रहे हैं जो कि शायद जिंदगी में कोई भी बीमारी है, मन में टेंशन तो होती है ना कि मेरे को ये है और कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस तो लेनी पड़ेगी। खुशी से खुशहाल जिंदगी किसी की चल रही है और एकदम से कुछ प्रॉब्लम आती है। आई थिंक लाइफस्टाइल डिजीज हैज बिकम अ पार्ट ऑफ पीपल नाउ, पार्ट ऑफ पीपल। यस यस यस, जो बचा हुआ है मतलब वो बहुत बचा हुआ है। और स्पर्म क्वालिटी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, एक बहुत माइंड में आता है कि जो मास्टरबेट करता है वो उसका स्पर्म खराब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो आपकी रिसर्च में मास्टरबेशन के बारे में क्या आया है? क्या मास्टरबेट कर सकते हैं? सेफ होता है, नहीं होता? होता है तो कितनी बार सेफ होता है? What is your research on masturbation? So let's clear the first point. Sure. Is masturbation safe? It is absolutely safe. जो उसका कॉन्सेप्ट है कि लोग पॉर्न से एडिक्टेड हो जाते हैं, जो अमेरिकन न्यूरोलॉजिकल एसोसिएशन का डेटा है, 97% people who actually watch porn are never addicted. It is just the 2-3%, and वो उन लोगों को एडिक्शन होता है जिनका एडिक्शन टेंडेंसी कोई भी चीज के टुवर्ड्स है, राइट? सो मास्टरबेशन इज सेफ, नंबर 1. सेकंड, आप कोई भी फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाएंगे, स्पेशली जब वो बच्चा पैदा करना चाहते हैं, जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, दे आर टोल्ड टू हैव सेक्स एवरी 2-3 days एंड दे आर टोल्ड टू मास्टरबेट ऑल्सो 2-3 days बिकॉज आपका जो स्पर्म्स है वो भी फ्रेशली प्रोड्यूस होता है एवरी फ्यू डेज. सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन मास्टरबेटिंग एवरी फ्यू डेज. नाउ द क्वेश्चन अबाउट क्या वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है. अगर आप फैप नहीं कर रहे हो या अगर आप मास्टरबेट नहीं कर रहे हो, तो कोई एक रिसर्च में देखा गया कि आपका 6 या 7 दिन के बाद थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, लेकिन 8वें दिन के बाद वो वापस से उसी बेसलाइन में आ जाता है. तो आपको 8 दिन का इम्पैक्ट अगर कोई हाई टेस्टोस्टेरोन कोई चीज के लिए चाहिए तो श्योर, बट आपका टेस्टोस्टेरोन वैल्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन वैल्यूज भी पीक्स एंड ट्रफ्स के थ्रू जाता है. तो आपका अगर आप एज अ एथलीट हो, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए एंड आपको नेक्स्ट डे कोई स्पोर्ट्स में परफॉर्म करना है, देन देयर इज अ होल डिबेट दैट यू कैन हैव अराउंड इट. देयर आर सम पीपल हु परफॉर्म बेटर, देयर आर सम पीपल हु डोंट परफॉर्म बेटर, बट ओवरऑल इट हैज नथिंग टू डू विथ कि आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा अगर आप फैप नहीं करोगे, या आपका कोई स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ जाएगा. दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन पर्सन टू पर्सन. राइट, बट क्लिनिकली आप जो बोल रहे हैं कि बट अगर हम इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ा देते हैं, मानिए कि कोई वीक में जैसे आप बोलो 7 दिन तक टेस्टोस्टेरोन में फर्क पड़ता है, दिस व्हाट यू सेड? थोड़ा सा बढ़ता है, हाँ, थोड़ा सा बढ़ता है अगर हम नहीं करते तो राइट. तो ऑब्वियसली एक कुछ मतलब होता है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग. सो एक कुछ बेटर एक पॉइंट दिखा है इसमें. सो मैं अब ये पूछना चाहता हूँ, अगर 7 दिन में कोई कर रहा है तो फिर क्या फर्क पड़ता है? टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ता, ऑनेस्टली खत्म हो जाता, कुछ कम हो रहा है. मैं वही बोल रहा हूँ, ऑनेस्टली जो वैल्यू से बढ़ता भी है, इट इज सो इनसिग्निफिकेंट. गॉट इट. मतलब अगर आपका 800 का 820 हो गया, आपको क्या तो फर्क पड़ेगा? श्योर. अब अगर मैं ये कंसिडर करते जो ज्यादा करता है, मतलब वीक में मतलब आप बोले दिन में 2 बार 3 बार, दिन में 2 बार कर रहा है, या वीक में कोई 4-5 या 6 बार कर रहा है, मतलब जो ज्यादा मास्टरबेट करता है, मतलब बहुत एक्सेसिव करता है, हाँ, उसका क्या फर्क पड़ता है? मेरा देखिए एक सिंपल लॉजिक है, एक्सेसिव ऑफ एनीथिंग इज बैड. राइट. अगर आप एक्सेसिवली कर रहे हैं, यू आर बीइंग ऑब्सेस्ड विद समथिंग दैट यू शुडंट बी ऑब्सेस्ड विद. राइट, वो तो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. क्लिनिकली अगर मैं पूछूं तो क्या फर्क पड़ता होगा? क्या टेस्टोस्टेरोन में फर्क पड़ता है इससे? आई डोंट थिंक सो. इससे भी नहीं पड़ता? टेस्टोस्टेरोन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके. बिकॉज आप स्पर्म किस रेट में निकाल रहे हैं पर डे, मतलब इनफैक्ट अगर आपका हाई स्पर्म नहीं रहेगा, यू विल नॉट फील दैट इरेक्शन और यू विल नॉट फील दैट लिबिडो टू हैव मास्टरबेट इन द फर्स्ट प्लेस. सो अगर कोई ऐसे रेगुलरली कर भी रहा है, सो दैट मीन्स दैट दे हैव अ हेल्दी टेस्टोस्टेरोन. दैट इज नॉट वन ऑफ द रीजंस व्हाई टेस्टोस्टेरोन कम होगा. दैट इज माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू. क्या प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप देखिए बहुत ज्यादा ओवर स्टिमुलेट कर रहे हैं अपने आप को, तो स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम्स आ सकते हैं. आई मीन थिंक अबाउट इट. आप अगर मास्टरबेट कर रहे हो, यू आर स्ट्रक्चरली हैविंग सेक्स विथ योरसेल्फ इन ऑल वेज, तो आप फिजिकली कैसे आप उसको यूज कर रहे हो अपने पीनस को, या किस तरह से स्ट्रोक कर रहे हो, उससे स्ट्रक्चरली अगर आप बहुत ज्यादा कर रहे हो,
तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है, बिकॉज जब पेनिट्रेटिव सेक्स होता है तो देयर इज फ्लूइडिटी देयर और देयर इज वहाँ पे वेटनेस देयर, बट आप हाथ से करे हो तो इट माइट नॉट बी देयर. तो स्ट्रक्चरली आपका क्या हाइजीन है, क्या नहीं है, उससे अगर आपका स्ट्रक्चरली कोई बाद में प्रॉब्लम आ जाए तो आई एम नॉट श्योर, बट यस उससे टेस्टोस्टेरोन में फर्क नहीं पड़ेगा. ओके. बिकॉज टेस्टोस्टेरोन इज अ हार्मोनल साइकिल थिंग. आपका ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है टू सेक्स एंड योर एनवायरमेंट Right. in general. Because in fact if you're feeling that kind of libido all day, then your mind is quite free in some sense. Right. So I don't think hormone में फर्क पड़ेगा, but structurally क्या फर्क पड़ सकता है, and वो obsessive tendency में क्या फर्क पड़ सकता है, that's a question mark. Sure. Because मैंने जितना अपने पर्सनली अपने सर्कल में देखा है, जो ज़्यादा एडिक्टेड रहा है उसका मैंने ये देखा कि उसकी रिलेशनशिप लाइफ हैज सफर्ड विद देयर ओन पार्टनर्स. बिकॉज एक आइडियोलॉजिकली जिस फेज में वो रहे हैं उसकी वजह से वो जो एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से कर रहे हैं, जैसे जिसकी शादी नहीं हुई है, जो जिस तरह से वो कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, मास्टरबेट कर रहा है, तो इवेंचुअली आफ्टर देयर शादी जो एक्सपेक्टेशन है वो मीट नहीं होती, तो वो एक प्रेशर लड़की को भी होता है या लड़के को भी होता है, जिसकी वजह से इट बिकम्स. So yes, psychologically when you're saying, then psychologically बहुत फर्क पड़ता है. बट लाइक इनिशियली हम लोग ने बात किया था ना, कभी कभी उन लोग को बाहर से इरेक्शन का प्रॉब्लम नहीं होता बट अंदर से होता है, बिकॉज एक्सपेक्टेशन मिसमैच हो गया. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो साइकोलॉजिकल है फिर. दैट इज एन एक्सपेक्टेशन मिसमैच. इट्स अ रियल प्रॉब्लम, राइट? इट्स अ रियल प्रॉब्लम. मतलब इसको हम ये नहीं कह सकते कि मतलब है नहीं. इट्स अ रियल प्रॉब्लम बट इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम. इट्स नॉट अ टेस्टोस्टेरोन प्रॉब्लम. वो डिस्टिंक्शन करना इंपॉर्टेंट है. यस. कि मेरे को मेरी पार्टनर में कुछ नहीं आता जो हमने बोला, बट साइकोलॉजिकली आपकी लाइफ आगे जिसके साथ आपने रहना है, किसी के साथ तो सेटल होना ही है ना, तो वहां पे प्रॉब्लम है. बिकॉज मेरे को मेरी पार्टनर पसंद नहीं है, बिकॉज वो सब नहीं कर सकती जो मेरे को पसंद है. कौन से क्या फर्क पड़ता है? आई थिंक मोस्ट लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है. अगेन जिनके एडिक्शन टेंडेंसी होता है उन लोग दे बिकम ऑब्सेस्ड, अगेन लाइक यू सेड, कि वो एक्सपेक्टेशन बहुत ही अनरियलिस्टिक हो जाता है. दैट्स नॉट व्हाट रियल सेक्स और रियल इंटिमेसी इज. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल लूज देयर पर्पस आल्सो. इनफर्टिलिटी इशू के ऊपर हम कैसे अपनी रिसर्च से इसको समझ सकते हैं? आई थिंक मेल्स में देखिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक अलग चीज होता है, इनफर्टिलिटी होता है क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स के हिसाब से. ओके, तो अभी क्वालिटी ऑफ स्पर्म की बात कर चुके हैं, ईडी की हम बात कर चुके हैं, राइट? हाँ, तो इनफर्टिलिटी इज बेसिकली अ स्पर्म क्वालिटी इशू, बिकॉज आज के दिन तो अगर आपको ईडी भी होगा तो उन लोग स्पर्म को अंदर से इन्वेसिवली निकाल सकते हैं. ओके. मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कोई इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू लोग निकाल सकते हैं. तो फर्टिलिटी इशू में ईडी उतना बड़ा प्रॉब्लम रहा नहीं. फर्टिलिटी इशू में तो उन लोग स्पर्म को डिराइव करके उन लोग आईयूआई कर देते हैं, जो बेसिकली इंसर्ट कर देते हैं विमेन में इन द मतलब थ्रू एन आईयूआई प्रोसीजर. तो आई डोंट थिंक फर्टिलिटी में ईडी हैज बिकम एन इशू, इट इज जस्ट द स्पर्म क्वालिटी. ओके, तो स्पर्म क्वालिटी हमने बात करा कि बट मतलब आप कह रहे हो कि स्पर्म क्वालिटी अच्छा होगा तो फिर फर्टिलिटी में इशू नहीं आएगा. फिर इतने सारे लोगों को इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं इसके बावजूद भी आज भी? नहीं, क्योंकि आपका स्पर्म क्वालिटी अच्छा नहीं, स्मोक कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, इतना पार्टी कर रहे हैं, स्लीप प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेस है. तो उससे आपका स्पर्म का इंटेग्रिटी खराब हो जाता है. हम लोग ने बोला ना, उसका स्ट्रक्चर भी देखा जाता है, उसका टेल हेड कैसा है, काउंट कैसा है. कुछ फूड है जो कि स्पर्म क्वालिटी को बेटर कर सकता है? जिंक. सो बेसिकली यूजुअली जब डॉक्टर्स को स्पर्म क्वालिटी बेटर करना पड़ता है तो उन लोग एक सप्लीमेंट देते हैं, उसका नाम पॉप्सन है. उसमें जैसे जिंक, एल कार्निटीन, एल सिट्रुलिन, मतलब आपका विटामिन B12, D3, विटामिन K2, ये सब बहुत हेल्प करता है आपका स्पर्म क्वालिटी को बेटर करने के लिए. टॉक टू बी अबाउट ईडी और हार्ट अटैक का क्या लेन देन है? सो बेसिकली ये एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुआ था कि बेसिकली एन ईडी कैन प्रिडिक्ट अ हार्ट अटैक इन यंग पेशेंट्स. सो आपका अगेन जैसे आपका पीनस में 1 या 2 mm का आर्टरीज होता है. तो यूजुअली अगर आपका ईडी के कारण ब्लड फ्लो बाहर नहीं हो रहा है, सो दैट इज अ सिग्नल कि आपका बड़ा आर्टरीज आल्सो हैव स्टार्टेड गेटिंग ब्लॉक्ड, बिकॉज इट इज द सेम डिजीज, जस्ट ऑर्गन डिफरेंट है. तो इट इज अ प्रिडिक्टिव मार्कर ऑफ अ हार्ट अटैक. तो अगर किसी को यंग पेशेंट्स में ईडी है, सो दे शुड गेट देयर हार्ट चेक्ड बेस्ड ऑन द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का गाइडलाइंस, बिकॉज इट कुड प्रिडिक्ट अ हार्ट अटैक 4-5 years डाउन द लाइन. And that is an issue. Oh. तो जिसको ईडी है इवेंचुअली उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है? हो सकता है. That's a predictive marker. Okay. अगर ब्लड फ्लो इश्यू है तो. Okay. जिनको मैं बोल रहा था ना, डिजायर का प्रॉब्लम नहीं है बट ब्लड फ्लो का प्रॉब्लम है. बिकॉज कहीं ना कहीं अगर छोटा आर्टरी ब्लॉक हो गया, इसका मतलब बड़ा भी होने वाला है. एक मेरे सवाल का जवाब दो, मेरा पर्सनल सवाल है.
जैसे पहले समय में हम बात करते हैं, जब हमारे ऋषि होते थे हम बोलते थे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और एक पर्टिकुलर साइड ऑफ लाइफ है, आप ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, उसके बाद आपकी शादी होती है, फिर वानप्रस्थ होता था और एक प्रोसेस होता था और एक लाइफ को बहुत अच्छा देखा जाता था। जब से इस दुनिया में हम अंडरस्टैंडिंग लेकर आए हैं या मे बी डाला गया है सोसाइटी में, पॉर्न कंजम्पशन डाला गया है, तो ये मास्टरबेशन भी मास्टरबेट लोग कर रहे हैं। सो सिस्टम अगर ये बेटर था जो मास्टरबेट लोग कर ही रहे हैं, फिर लाइव्स क्यों नहीं बेटर है? और अगर पहले के सिस्टम में लोग नहीं कर रहे थे तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की बेटर देखी जा रही थी, जिस तरह से पता भी लगता है कि एजुकेशन वाइज और एक सोसाइटी वाइज भी हम कितना ग्रो कर रहे थे। अभी रिसेंटली हमने ऋग्वेद के ऊपर एपिसोड किया, उस वक्त हम मतलब सर्जरीज कर रहे थे, ब्रेन की सर्जरीज कर रहे थे, डेंटिस्ट थे, सर्जन्स थे, डैम्स बनते थे। हमारा इंडिया का जो मेटल है वो उस वक्त कितना ट्रेड होता था, इंडिया वाज वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। सो उस टाइम पे मतलब कुछ तो सही था ही जिसकी वजह से वो चीज़ फॉलो हो रही थी। सो जब ब्रह्मचारी इस तरह के कॉन्सेप्ट जिसमें मैस्टरबेट नहीं करना और ये सब कुछ है, ये एक सोसाइटी को अच्छा बनाते हैं। इस वक्त ये जो हो रहा है, अगर ये नॉर्मल ही है तो ये सोसाइटी खराब क्यों हो रही है फिर? व्हाट डू यू थिंक? अगर मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो दैट्स अ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, बट अ वेरी स्ट्रेट आंसर वुड बी I don't know, because, and I'll tell you why I mean I don't know, is because उस टाइम का लाइफ में क्या इकोसिस्टम था और आज के लाइफ में जो इकोसिस्टम जिसको कलयुग बोलते हैं इज सो डिफरेंट। लाइक लेट मी एक्सप्लेन। लाइक फॉर एग्जांपल उस टाइम AI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपोजर था ही नहीं। लाइक आप जितना एक्सपोजर को, वो एडम एंड ईव का स्टोरी है ना, जहाँ पे वो उसको बोलता है कि आप एप्पल मत खाओ बिकॉज आपको इतना नॉलेज आ जाएगा तो प्रॉब्लम है। आई थिंक इज दैट प्रॉब्लम। अब आपको नॉलेज आ गया हर चीज़ का। लाइक जस्ट केस इन पॉइंट, मैं ब्रह्मचार्य के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। लाइक ऑल दोज मेन एंड विमेन, ऑल दोज मेन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इन द 100 or 200 years ago, they didn't have exposure to Vogue women in New York, or they did not know how British ladies look like, or they did not know how women in Bengal look like, or women in the north look like, or women in the south look like, right? It was your exposure was जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि distance crush, कि आपके जो closest में रहती है आपको उस पर ज़्यादा crush होता है, right? Because you were close to them. So when you didn't have any exposure, that is all you got. And that you were happy with. You were happy in your bubble. You were happy in your ecosystem. Suddenly, you know how women look like in Scotland, in London, in New York, in California, in Delhi. Ab Hinge app hai, ab Bumble app hai. You know how women look like all over the world. You can just put your location as somewhere. And you know how women look like. You know what sexuality looks like. Porn भी countries के हिसाब से divide हो गया. Japanese porn, Korean porn, you know, in Thallu porn, Indian porn. Like, you know, so what has happened is that you now know sexuality in everywhere, which you now want to explore because it is the same concept as God. जब, like, even between Arjun and Krishna, when he says that you have to be, जब अर्जुन पूछता है कृष्णा से कि यू नो ये मेरे लोग हैं, हम लोग उसको मारे, ही गिव्स हिम दैट इटर्नल नॉलेज, राइट? सो द मोर नॉलेज दैट वी हैव ऑफ एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, द मोर योर ब्रेन ओपन्स अप एंड यू वांट टू एक्सप्लोर मोर. सो व्हाइल दैट हैज नेगेटिव कॉनोटेशंस in say sex or in terms of the society that we are moving towards, it is also helping us in other directions. So largely the reason I say no is because I don't know where we are headed. मेरे को नहीं पता एंड में क्या होगा, या 100 साल बाद लोग बोलेंगे कि ये 100 साल बेटर था. Which is why I heard one of एक ओशो की वीडियो रील आ रही थी, उसमें says कि मैं बोल सकता हूँ जिंदगी में ज्यादा जानो मत. हाँ, ज्यादा जानना, ignorance is bliss. Ignorance is bliss. Because ना मैं भी इस पॉडकास्टिंग जर्नी में मैं क्या सोचता हूँ कि हर एक से, अब जैसे पहले मुझे लगता था कि मतलब सब कुछ सॉर्टेड है, मतलब मुझे बहुत आता है, जितने पॉडकास्ट हो रहे हैं उतना मेरे को समझ आ रहा है मैं तो बहुत ही नीचे हूँ, कुछ भी नहीं पता दुनिया के बारे में, और जितना पता लग रहा है उतनी क्लैरिटी तो बेटर हो रही है, बट और मैं कंफ्यूजन स्टेट में जाता हूँ कि यहाँ पर ये है. फिर मैंने ये ओशो की बात सुनी कि ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है, जितना है. बट आई एग्री, है ना? बिकॉज समटाइम्स मेरे को, हम लोग को इतना पढ़ना पड़ता है, ऐसा लगता है कि क्यों पढ़ा. हाँ, मतलब नहीं जानता तो बेटर. खुशी अब बोलते हैं इतनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता लग गया, ये भी टेस्ट करा लो, ये भी करा लो. नहीं पता था, खुशी से जी तो रहा था, जब दिक्कत आनी है तब आ ही जानी है ना. 100%. आई थिंक फॉर मी, मेरा आंसर आपका क्वेश्चन का यही है
कि जितना लोगों को ज्ञान दे दोगे ना, हाँ, उतना दे वुड वांट इट। राइट। अग्रवाल तो पूरा दिल्ली अग्रवालों ने ही रखा हुआ है। अच्छा, सो लास्ट इज रैपिड फायर राउंड ऑफ यू। तो इसमें आपको बोलना है सच या झूठ। क्या आप तैयार हैं? डन। दही रोज खाना गट के लिए काफी है। ट्रू। ओके। सच। सच। नो फैप से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। झूठ। ओजेम्पिक लेना सेफ है यंग इंडियंस के लिए। अंडर द राइट कंडीशन सच। ओ, इसके ऊपर हमें डिस्कशन करना पड़ेगा फ्यूचर में। एक ड्रग जो इंडिया में ओवर हाइप्ड है, जो काम नहीं करता। क्लोनाजोपैम। ये क्या है? एंटी एंजाइटी ड्रग। कुछ ऐसा काम नहीं करता? मतलब शॉर्ट टर्म के लिए काम करता है, लोग उसको सालों तक लेते रहते हैं। ओके। एक सप्लीमेंट जो एक्चुअली काम करता है, अंडररेटेड है। अंडररेटेड। क्रिएटिन। जिम में यूज करते हैं जो? हर जन को, मतलब 18 साल से बच्चे को लेके 70 साल के बूढ़े आदमी को लेना चाहिए। ओके। रेट आउट ऑफ 10 एवरेज इंडियन मेन की गट हेल्थ, आउट ऑफ 10 कितना दोगे? 4। एवरेज इंडियन कपल की सेक्सुअल हेल्थ? 5। इंडिया की सेक्सुअल हेल्थ अवेयरनेस ओवरऑल? ये तो 0 दे दें हम। 2। कुछ भी नहीं है, लोग करते ही नहीं है। सो अपना एक सेक्शन है हमारा जो कि आपके एपिसोड्स के कमेंट्स हैं, उससे हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। सो पहला सवाल ये आता है कि मेघा पूछती हैं कि ऐसे 5 मल्टीविटामिन्स क्या हैं जो कि हर कोई ले सकता है? 5 vitamins and minerals. हाँ। So I think the first would be D3K2. The second would be, for me, most important would be magnesium. The third would मैग्नीशियम गट के लिए था ना? magnesium सब चीज के लिए। ओके। उसके बाद the third would be आपका omega 3 for body inflammation. आपका fourth would be creatine. And आपका fifth would be vitamin B complex. मिस्टर ग्रीन ये पूछ रहे हैं कि 28 साल का हूँ, जिम भी जाता हूँ, फिर भी एनर्जी 0 रहती है, ऐसा क्यों? आई थिंक वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। उनका इंसुलिन उनको टेस्ट कराना चाहिए। ओके। वो अगर इंसुलिन टेस्ट कराएंगे 2-3 बार दिन में, तो उनको फ्लक्चुएशन समझ में आएगा। ओके। मतलब इंसुलिन की प्रॉब्लम है, कह रहे हैं? जो फटीग होता है वो इसलिए होता है लोगों को दोपहर में, बिकॉज आपका जो इंसुलिन है वो बहुत हाई होके क्रैश हो जाता है, एंड उसके कारण आपके सेल्स को एनर्जी नहीं मिलता है, तो आपको वो स्लम्प फील होता है। कुछ तो नेचुरल प्रोसेस भी होता है। ओके। लेकिन सो एनर्जी अगर किसी को लग रहा है लो है, हर चीज ठीक है, इंसुलिन। इंसुलिन का आप टेस्ट कराइए। ओके। रिया ये पूछ रही है, मेरी शादी को 4 साल हो गए, इंटीमेसी ऑलमोस्ट खत्म है दोनों पार्टीज की तरफ से, हस्बैंड को भी प्रॉब्लम है, मुझे भी, क्या ये गट वाला इशू दोनों में सेम तरह होता है? हो सकता है। इनफैक्ट व्हाट इज दिस क्वेश्चन, मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। क्या होता है, बहुत बार आप देखोगे कि फैमिलीज में एक जन को जो गट प्रॉब्लम है ना, सबको होता है। जैसे एच पाइलोरी एक बहुत कॉमन बैक्टीरिया है, अगर वो एक जन होगा फैमिली में तो सबको होगा। इट इज जस्ट दैट एक जन को इम्पैक्ट कर रहा है नेगेटिवली एंड बाकी जन को नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। एक हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया बोल के एक होता है कि हो सकता है आपको वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करे, आपके पूरे फैमिली को हो, लेकिन उनके लिए पॉजिटिव है। तो ऐसा भी होता है। तो गट्स यूजुअली सिस्टम क्या होता है ना, जब आप सेम खाना खाते हो, आप सेम एनवायरनमेंट में रहते हो, आपके गट प्रॉब्लम्स बहुत सिमिलर हो जाते हैं, बिकॉज आप बॉडी फ्लूइड्स शेयर करोगे ना, तो आपका माइक्रोबायोम सेम हो जाएगा गट में। इफ यू आर किसिंग और इफ यू आर इंटिमेट विद ईच अदर, इवन होल्डिंग हैंड्स, लाइक योर बैक्टीरियल सिस्टम दैट यू शेयर विद योर पार्टनर विल बी वेरी सिमिलर। सो उससे सेक्सुअली इंटरेस्ट खत्म होता रहता है फिर? नहीं, इंटरेस्ट खत्म होने का बात नहीं है, दैट डिपेंड्स ऑन who is influencing whom. Like for example, अगर एक जन का बहुत नेगेटिव है तो वो माइक्रोबायोम दूसरे जन को भी फैल सकता है, तो दोनों का इंटरेस्ट खत्म हो सकता है। अच्छा, अगर जैसे एक डिसइंटरेस्टेड है, एक इंटरेस्टेड है, तो जो डिसइंटरेस्टेड है उसके अगर जो बैक्टीरियाज हैं फिजिकली होने पे अगर वो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो दूसरे पे भी मे बी इम्पैक्ट आ सकता है। एंड प्लस सोशल इम्पैक्ट भी है ना, क्योंकि आज अगर आपका पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है, अनलेस आप चीट करेंगे उसके ऊपर, आप तो फिर आपका भी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ट्रांसफर होते हैं, दिस इज फॉर रियल। हाँ, किसिंग से पूरा माइक्रो ट्रांसफर होता है। आप तो शेयर कर रहे हो ना बैक्टीरिया, आपका पूरा। तो वो जो बैक्टीरिया है इमोशंस कैरी कर रहे हैं, इसका मतलब 100%। इनफैक्ट हम लोग में बहुत बार डिबेट्स होता है, अगर आप एक साइंटिफिक कम्युनिटी में जाएंगे, कि आर ह्यूमन बीइंग्स कैरिंग बैक्टीरिया और आर बैक्टीरिया कैरिंग अस? सो वी आर ट्रिलियन सेल्स, बट वी हैव अ ट्रिलियन बैक्टीरियल सेल्स। तो इनफैक्ट वायरसेस भी है आपके। अगर 1 ट्रिलियन बैक्टीरिया है तो into 10 वायरसेस हैं।
तो जो वायरसेस है वो आपके बॉडी को इन्फेक्ट नहीं करते हैं, आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो आपका बैक्टीरिया कोई भी खराब नहीं होता है। हम लोग जो गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया बोलते हैं, उसको विलेन बनाया जाता है अगर आप स्ट्रेस में हो। अगर आप स्ट्रेस में रहोगे तो आपका वायरस एक्टिवेट हो जाएगा, जिसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, एंड वो आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, जो आपके स्टमक को इन्फेक्ट करेगा। सौरभ, नो फैप करने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है या नहीं? स्ट्रेट आंसर चाहिए। नो फैप कम्युनिटी बोल रही है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं नहीं। नहीं, नो फैप कम्युनिटी बोल रही है हाँ, डॉक्टर्स बोल रहे हैं नहीं। क्लिनिकल रिसर्चर हो आप, बिना मॉरल लेक्चर दिए सिर्फ साइंस बता। 7 दिन में थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर बेसलाइन में आ जाएगा, ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, ऑसम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। यू रियली नाइस एंड स्वीट। मुझे ऐसा लगता है अपने आप स्कूल या कॉलेज में चॉकलेट बॉय हो गए। पता नहीं, मतलब आई वाज वेरी नर्डी टू बी ऑनेस्ट, बट कॉलेज में तो आई गेस पकड़े गए। Well, thanks for being here. Thank you It was so much. Such a pleasure and बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, सेम हियर। Take care. आज का पूरा शो देखने के लिए दिल से शुक्रिया। एपिसोड कैसा था मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, क्योंकि सुपर टॉक्स एक मूवमेंट है जो हमारे देश का भविष्य उज्जवल बना रहा है। जय हिंद।